नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अस्मिता दुबे। आज बुलेटिन में बात होगी अन्नदाताओं के आंदोलन पर पीएम के सवाल की। बताएंगे कि गुजरात के लिए कांग्रेस ने क्या बनाई रणनीति। जानेंगे क्यों अपने ही सहयोगी के विधायक तोड़े बीजेपी ने। और बुलेटिन के आखिर में बात देश की गिरती जीडीपी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश में चलेगी बिना ड्राइवर की रेल। 28 दिसंबर को पीएम मोदी दिल्ली मेट्रो की चालक रहित ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। जनकपुरी वेस्ट से बोटैनिकल गार्डन के बीच 37 किलोमीटर लंबी मेजेंटा लाइन पर चलेगी ये मेट्रो रेल। देश की सबसे युवा मेयर बनेंगी केरल की आर्या राजेंद्रन। महज 21 साल की उम्र में बनेंगी मेयर। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम निगम की मेयर बनेंगी आर्या। 1 जनवरी से नेशनल हाईवे पर सभी वाहनों के लिए फास्टैग होगा जरूरी। अब तक मिल रही छूट होगी समाप्त। बिना फास्टैग लगे वाहन पर लगेगा 2 गुना टोल। अब आसानी से बुक कराए जा सकेंगे रेल टिकट। ई टिकटिंग वेबसाइट और ऐप को अपग्रेड करेगा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। स्वास्थ्य मुसीबत के बीच ई टिकट की बुकिंग में आई तेजी। गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट कल से होगा शुरू। टेस्ट से पहले भारत ने किया टीम का ऐलान। दूसरे टेस्ट की टीम में शामिल किए गए शुभमन गिल और ऋषभ पंत, अजिंक्य रहाणे करेंगे टीम इंडिया की कप्तानी। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। कृषि बिल पर अन्नदाताओं की सरकार से ठन गई है। न सरकार पीछे हट रही है और न ही अन्नदाता। सरकार के तमाम प्रस्ताव अन्नदाता नकार चुके हैं। अन्नदाताओं का आंदोलन पहले राज्यों में चल रहा था, लेकिन अब दिल्ली इस आंदोलन के केंद्र में आ गई है। इसके बाद सरकार उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। आज पीएम ने देश भर के अन्नदाताओं को कृषि कानून पर सफाई दी। साथ ही अन्नदाताओं के आंदोलन पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजीव जी। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अस्मिता। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले देखिए ये रिपोर्ट। अन्नदाताओं को मनाने के लिए सरकार कोशिशें बहुत कर रही है, लेकिन अन्नदाता अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। और आज पीएम नरेंद्र मोदी ने सरकार की ओर से खुद ही कमान संभाल ली। उन्होंने वर्चुअल तरीके से अन्नदाताओं से संवाद किया। इसके साथ ही पीएम ने देश के 9 करोड़ अन्नदाताओं के खाते में 2-2 हजार की सम्मान निधि राशि भी सरकार की ओर से ट्रांसफर की। देश के अन्नदाताओं को पीएम ने कृषि कानून के फायदे गिनाए। अन्नदाताओं के आंदोलन पर सवाल उठाते हुए पीएम ने कहा कि जितने लोग आज आंदोलन चला रहे हैं वही उस सरकार के साथ थे जिसने स्वामीनाथन रिपोर्ट को दबा कर रखा था। आंदोलन की शुरुआत में मांग थी कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। अब ये आंदोलन भटक गया है। ये लोग कुछ लोगों के पोस्टर लगाकर उन्हें रिहाई की मांग कर रहे हैं, जिन्हें देश विरोधी काम करने के कारण पकड़ा गया है। अब कह रहे हैं कि टोल को खाली कर दो। आंदोलन के नाम पर कई मुद्दों को उठाया जा रहा है। पीएम ने कहा कि इस तरह का प्रचार किया जा रहा है कि निजी कंपनियां अन्नदाताओं की जमीन छीन लेंगी, जबकि सच बात तो यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भारत में पहले भी होती रही है। पहले क्या किसी की जमीन इस तरह छीनी गई? पीएम मोदी ने एमएसपी के मुद्दे पर सफाई देते हुए कहा कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडियां भी चालू रहेंगी। सरकार ने अन्नदाताओं को इस बात का भरोसा दिया है। अगर फिर भी कोई शंका है तो सरकार चर्चा के लिए तैयार है। सरकार का फोकस खेती की लागत को कम करने पर है। कई योजनाओं के तहत अन्नदाताओं को लाभ दिया जा रहा है। मुफ्त बिजली, गैस, पानी सरकार ही दे रही है। अब केंद्र की इन बातों में अन्नदाता फंसते हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। राजीव जी, पीएम ने आज अन्नदाताओं के आंदोलन पर सवाल जरूर उठाए, लेकिन उनकी मांगों को लेकर कुछ भी नहीं कहा। एमएसपी खत्म नहीं होगी ये दावा तो पीएम कर रहे हैं, लेकिन इसकी गारंटी देने को तैयार नहीं है। अन्नदाता कह रहे हैं कि एमएसपी पर कानून बना दो, हम चले जाएंगे, लेकिन सरकार तो आंदोलन पर ही सवाल उठा रही है। अस्मिता, कहा जाता है कि झूठ के पांव नहीं होते, इसलिए वो बहुत दूर तक नहीं चल पाता है। और यही बात आज के हालात में केंद्र सरकार के रवैये पर और उसके बनाए कृषि कानूनों पर लागू होती है। पिछले 30 दिनों से हम देख रहे हैं, यानी पूरे 1 महीने से हम देख रहे हैं कि हजारों किसान दिल्ली के बाहर अलग अलग इलाकों में जमा हैं और उनकी यही मांग है कि नए कानून रद्द हों। लेकिन सरकार उनके इस कठिन आंदोलन को झूठा बताकर खुद को पाक साफ बता रही है। किसान समझ रहे हैं कि सरकार की मंशा क्या है, इसलिए वे सारी तकलीफें सहकर आंदोलन कर रहे हैं। और खुद को किसानों को हितैषी बताने वाली मोदी सरकार इस आंदोलन के मुख्य मकसद को, उद्देश्यों पर ही सवाल उठा रही है। अब तक उन्हें देश विरोधी कहा गया और अब तो केंद्रीय
मंत्री जो हैं पीयूष गोयल, उन्होंने कहा है कि आंदोलनकारी किसानों के पास तर्क नहीं है, इसीलिए वे चर्चा से भाग रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि सरकार उनसे सीधे चर्चा के लिए आगे ही नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है अस्मिता कि पीएम भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस आंदोलन की आड़ में टोल हटाने या कुछ लोगों की रिहाई जैसे मुद्दे जो हैं, दूसरे मुद्दे वो उठाए जा रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, और अगर ऐसा है तो वो इस पर कानून बनाने से क्यों कतरा रहे हैं। रहा सवाल दूसरे मुद्दों को उठाने का, तो क्या अब इस देश में आंदोलन किन मुद्दों पर होना चाहिए और किन पर नहीं होना चाहिए, क्या यह भी सरकार तय करेगी। जाहिर है कि सरकार तरह तरह की गलतफहमियां दिखलाकर आंदोलनकारियों की गलत तस्वीर पेश कर रही है, लेकिन उसे याद रखना चाहिए अस्मिता कि सच कहीं ना कहीं से झांक ही लेता है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया राजीव जी। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। ये नजर आ रहा है कि सरकार अड़ी हुई है तो अन्नदाता भी अड़ गए हैं। आज पंजाब और हरियाणा में कई जगह प्रदर्शन भी हुआ। कल सरकार ने अन्नदाताओं को चिट्ठी लिखी थी जिसमें बातचीत का प्रस्ताव दिया गया था। अन्नदाता पीएम के आज के बयान और सरकार के प्रस्ताव का अब कल जवाब देंगे। लेकिन आज अन्नदाताओं के आंदोलन में और क्या रहा खास, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र की मोदी सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ अन्नदाताओं के आंदोलन का आज 30वां दिन है, यानी पूरा 1 महीना हो गया है। अन्नदाता अड़ गए हैं कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी वो यहां से नहीं जाएंगे। इस बीच पीएम के बयान और सरकार के प्रस्तावों पर अन्नदाताओं का संगठन कल फैसला लेगा, लेकिन अन्नदाताओं ने साफ कर दिया है कि उनकी मांग अभी भी वही है कि सरकार को ये कानून वापस लेने होंगे। वैसे उम्मीद है कि बातचीत का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए। इस बीच अन्नदाताओं का आंदोलन देश में तेज होता जा रहा है। आज पंजाब और हरियाणा में कई स्थानों पर प्रदर्शन हुए। हरियाणा में अन्नदाताओं ने कई जगहों पर टोल फ्री करा लिया, तो पंजाब में अन्नदाताओं के गुस्से का बीजेपी नेता निशाना बने। लुधियाना में बीजेपी दफ्तर पर अन्नदाताओं ने कब्जा कर लिया। जालंधर में अन्नदाताओं ने बीजेपी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया के घर को भी घेर लिया। अन्नदाताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। पंजाब में रिलायंस के तमाम स्टोर और पेट्रोल पंप पर लोगों को जाने से रोका गया। पंजाब हरियाणा में इस आंदोलन का सबसे ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। इस बीच बीजेपी की पुरानी सहयोगी शिवसेना ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार कृषि कानून के सहारे अन्नदाताओं को गुलाम बनाना चाहती है, तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सिर्फ अमीरों और पूंजीपति को ही समर्थन देती है। आज अन्नदाताओं के गुस्से का शिकार बीजेपी बन रही है, तो वहीं बीजेपी के रणनीति का शिकार जेडीयू को होना पड़ गया है। जी हां, बीजेपी ने इस बार जेडीयू में ही सेंधमारी कर दी है। जेडीयू नेता हैरान है कि बीजेपी ने ऐसा क्यों किया, तो बीजेपी ने कहां लगाई जेडीयू में सेंध, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। सरकार में भले ही बीजेपी बड़ा दल हो, लेकिन सीएम की कुर्सी जेडीयू के पास ही है। वो बात अलग है, बीजेपी के अधिकांश नेताओं के मन में सीएम बनने की कसक अभी तक बची हुई है। देश के तमाम राज्यों में पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने विपक्षी दलों के सेंधमारी की है और दूसरी पार्टियों के विधायकों को तोड़कर अपने दल में शामिल किया है। पार्टी नेता बिहार में भी दावा कर रहे हैं कि दूसरे दल के कई विधायक जल्दी ही उनके पाले में आने वाले हैं। लेकिन बिहार से पहले ऑपरेशन लोटस अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च हो गया और निशाने पर विपक्षी दल नहीं बल्कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू ही आ गई। जी हां, इस बार बीजेपी ने किसी और दल में नहीं, अपनी सहयोगी पार्टी जेडीयू में ही सेंध लगा दी है। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इसे लेकर जेडीयू पर तंज भी कसा है। तेजस्वी ने अरुणाचल में दल बदल को बीजेपी का जेडीयू को दिया गया क्रिसमस गिफ्ट करार दिया है। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा के साथ ही 2019 में विधानसभा का चुनाव हुआ था। 60 सदस्यीय अरुणाचल विधानसभा में बीजेपी को 41 सीटें मिली थी। पार्टी के पास 2/3 बहुमत था, लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी ही सहयोगी के घर में सेंध लगा दी। जेडीयू के 7 में से 6 विधायक बीजेपी में चले गए हैं। इसे लेकर जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि बीजेपी का ये कदम गैर दोस्ताना है। इससे पहले नागालैंड में भी बीजेपी ने हमारे साथ ऐसा ही किया था। नागालैंड में जेडीयू का एक विधायक था जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गया था। अब देखना है अरुणाचल में बीजेपी के इस कदम का बिहार सरकार पर क्या असर पड़ता है।
अरुणाचल में बीजेपी अपने सहयोगियों की ताकत के सहारे मजबूत होने की कोशिश में है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी को पीएम मोदी के गढ़ में घेरने की रणनीति बना रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव 2 साल बाद है, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी और कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नेताओं को इसके लिए दायित्व भी सौंप दिए हैं। तो सोनिया गांधी ने किस नेता को दी है क्या जिम्मेदारी, देखिए ये रिपोर्ट। गुजरात में दिसंबर 2022 में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। 26 दिसंबर 2022 को गुजरात की रूपाणी सरकार के 3 साल पूरे हो जाएंगे। कांग्रेस के लिए गुजरात चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहला ये कि ये पीएम मोदी का गृह राज्य है। मोदी पीएम बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस गुजरात जीतकर देश की जनता को संदेश देना चाहती है कि वो बीजेपी को उसके गढ़ में भी हरा सकती है। दूसरा, कांग्रेस 1985 के बाद से यहां विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई है। ऐसे में कांग्रेस के लिए गुजरात जीतना बेहद जरूरी है। 2017 में गुजरात विधानसभा की 182 सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी को 99 और कांग्रेस को 77 सीटों पर जीत मिली थी। बहुमत का आंकड़ा 92 था, जिसे बीजेपी ने आसानी से हासिल कर लिया था, जबकि कांग्रेस बहुमत से थोड़ा दूर रह गई। 2 साल बाद गुजरात विधानसभा होने वाले चुनाव में अब कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए पार्टी ने अभी से चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसके लिए 7 समितियों का गठन भी कर दिया है। जिन समितियों का गठन किया गया है उनमें कैंपेन, घोषणा पत्र, रणनीति, कार्यक्रम कार्यान्वयन, चुनाव प्रबंधन, मीडिया और प्रचार और समन्वय के लिए समितियां शामिल हैं। घोषणा पत्र समिति का नेतृत्व अर्जुन मोडवाडिया को सौंपा गया है। अभियान समिति की अध्यक्षता दीपक बाबरिया को, रणनीति समिति का प्रमुख भरत सिंह सोलंकी और चुनाव प्रबंधन समिति के प्रमुख की जिम्मेदारी सिद्धार्थ पटेल को दी गई है। डॉक्टर तुषार चौधरी को मीडिया और प्रचार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि कादिर पीरजादा को कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। राजीव सातव समन्वय समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा, कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल, विधानसभा में पार्टी के नेता परेश धनानी को अधिकांश समितियों में शामिल किया गया है। ये सभी समितियां जल्दी ही काम करना शुरू कर देगी। गुजरात में कांग्रेस अभी से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने में जुट गई है, तो वहीं आरबीआई के एक फैसले से कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। आरबीआई ने महाराष्ट्र में एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसी महीने आरबीआई की ओर से दूसरी बार किसी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। तो किस बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने किया रद्द, देखिए ये रिपोर्ट। लोग अपने पैसों को सुरक्षित रखने के लिए उसे बैंक में जमा कराते हैं, लेकिन मोदी राज में तो बैंक ही सुरक्षित नहीं है। कब किस बैंक में जमा आपके पैसे फंस जाए ये अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। कई बैंकों पर आरबीआई ने पाबंदियां लगाई हैं। जिन बैंकों पर कार्रवाई हुई उसमें से अधिकांश बैंक महाराष्ट्र से हैं। दिसंबर महीने की ही बात की जाए तो इस महीने आरबीआई 2 बैंकों पर कार्रवाई कर चुका है। दिसंबर की शुरुआत में आरबीआई ने महाराष्ट्र के कराड जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया था, तो अब महाराष्ट्र के ही सुभद्रा लोकल एरिया बैंक कोल्हापुर के लाइसेंस को रद्द करने का ऐलान किया है। आरबीआई की ओर से कहा गया है कि बैंक का संचालन ऐसे तरीके से किया जा रहा था जिससे बैंक के वर्तमान और भविष्य के डिपॉजिटर्स के हितों को नुकसान पहुंचता। बैंक ने वित्त वर्ष 2019 से 20 की 2 तिमाहियों के दौरान न्यूनतम नेटवर्थ से जुड़ी अनिवार्यता का भी पालन नहीं किया है। आरबीआई के ऐलान के बाद जिन लोगों का इस बैंक में पैसा है वो चिंतित देखे जा रहे हैं, लेकिन आरबीआई ने साफ कर दिया है कि लोगों का पैसा सुरक्षित है। वैसे आपको बता दें कि यदि कोई बैंक बंद हो जाता है तो उसमें जिन लोगों के पैसे जमा है उन्हें अधिकतम 5 लाख रुपए तक ही मिल पाते हैं। ऐसे में जिन लोगों का ज्यादा पैसा बैंक में जमा है वो चिंतित देखे जा रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात देश की गिरती अर्थव्यवस्था की। स्वास्थ्य मुसीबत के दौर में देश की जनता जल्द ही हालात सुधरने की उम्मीद जता रही है, लेकिन स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हो पा रहा है। हालांकि एक जगह सुधार तो दिख रहा है, लेकिन ये सुधार भी चिंता बढ़ा रहा है। महामारी ने देश को मुश्किल दौर में पहुंचा दिया है। एक तरफ महंगाई है तो दूसरी तरफ गिरती अर्थव्यवस्था है, जिसे संभालने की कोशिश की जा रही है और उसका नतीजा भी सकारात्मक रूप में सामने आने लगा है। इस साल सितंबर तिमाही में उम्मीद से बेहतर रिकवरी होने और वैक्सीन बनने की उम्मीद से रेटिंग एजेंसियों ने भी अपना आंकड़ा बढ़ा दिया है। इंडिया रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 के लिए जीडीपी ग्रोथ रिवाइज करके बढ़ा दी है। पहले अर्थव्यवस्था की ग्रोथ -11.8% रहने का अनुमान जताया था, जिसे बढ़ाकर अब -7.8% कर दिया गया है।
अब रेटिंग एजेंसी ने तो अपना आंकड़ा बढ़ा दिया, लेकिन सवाल ये है कि यह ग्रोथ कितनी टिकाऊ है, क्योंकि पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ -23.9% थी और दूसरी तिमाही में ये सुधर कर -7.5% हो गई। फेस्टिव सीजन होने की वजह से दूसरी तिमाही के दौरान ग्रोथ में सुधार हुआ था, मगर बाजार बढ़ने की उम्मीद कम लगती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दूसरी तिमाही की तरह इस बार भी ग्रोथ रेट में सुधार होगा? क्या महामारी के बीच हालात सुधर पाएंगे? इन सवालों के बीच इंडिया रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि महामारी के तुरंत खत्म होने की संभावना कम है और आर्थिक गतिविधियों को फिलहाल इसी के साथ रहना होगा। इस आधार पर इंडिया रेटिंग्स को उम्मीद है कि तीसरी तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ -0.8% रहेगी और चौथी तिमाही में ये 0.3% रह सकती है। रेटिंग एजेंसी के आंकड़े बढ़ाने से मोदी सरकार पर भी दबाव बढ़ गया है। अगर ग्रोथ उम्मीद के मुताबिक नहीं की गई तो सवालों में सरकार आएगी। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।